देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। है। अच्छा देखो हम लोग ओवरहेड कर रहे हैं, जिसमें ओवरहेड का मतलब क्या था, ओवरहेड का हम जस्ट थोड़ा सा बता देते हैं। देखो ओवरहेड का मतलब था कि ऐसा खर्चा जो हम लोग 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वैसे खर्चे को हमें एपोर्शन या एलोकेट करना पड़ता है, जैसा कंडीशन है उस हिसाब से। और इसमें दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है ओवरहेड का, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट के लिए और प्राइमरी जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग अलग अलग मेथड्स कर रहे थे। ये देखो मैंने यहाँ पर तुम लोग को लिखवा भी दिया था कौन कौन सा मेथड होता है। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल सर्विस मेथड में साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। ये देखो ये हम लोगों ने कर लिया था, ये भी किया, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड किया। अभी हम लोग को करना पड़ेगा ट्रायल एंड एरर और ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये दो मेथड हम लोगों को भी सीखना बाकी है। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली नहीं बता दे कि कौन सा मेथड फॉलो करना है तो कैसे समझना है, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर बताया था कि हमें कौन सा मेथड लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखो लास्ट दिन जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड तक कंप्लीट कर चुके थे और मैंने इलास्ट्रेशन 4 होमवर्क दिया था। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर देखते हैं ये कौन सा वाला मेरा पेज ओपन है। हाँ ये इलास्ट्रेशन 4 वाला ही है। देखो इलास्ट्रेशन 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने इक्वेशन मेथड से किया। अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 4 करेंगे जो कि ट्रायल एंड एरर मेथड से। क्वेश्चन में ना देखो एंड में बताया भी है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। और सर्विस डिपार्टमेंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इसीलिए क्योंकि वो डायरेक्ट अपने खर्चे को प्रोडक्ट में नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट डिपेंडेंट डिपार्टमेंट नहीं है। सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्मूथली रन करवाने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया जाता है। तो प्रोसीड्योर ये है कि सर्विस डिपार्टमेंट अपने खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर उस खर्चे को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करता है, इसीलिए इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर क्वेश्चन में हमें बता दे तो हमें ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया हुआ है। जब तक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खर्चे को एलोकेट या जो है एपोर्शन करना। अब क्वेश्चन में जैसा रहेगा, अगर एलोकेशन का सिचुएशन होगा तो एलोकेट करेंगे, अगर एपोर्शन का सिचुएशन होगा तो एपोर्शन करेंगे। ठीक है, तो पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। देखो बोला भी है पॉइंट ए में, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फोर्थ नंबर চ্যাপ্টার কি লাস্টের দিকে না গো, এটা মিডিলের দিকে আছে। মিডিলও নয় ঠিক, এটা আজকে থার্ড ক্লাস হচ্ছে, লাস্টের দিক নয়, মানে শুরুই বলতে পারো। ওভারহেড ডিস্ট্রিবিউশন সামারি বুঝতে পারবে একটুখানি, হয়তো পুরো জিনিসটা ক্লাসটা যেহেতু তোমার মিস হয়ে যাচ্ছে শরীর খারাপ বলে, পুরোটা মানে কনসেপ্টটা না বুঝতে, মানে কনসেপ্টটা বুঝতে পারবে প্রথমের ক্লাসটা একটু দেখে নিলে, কিন্তু তুমি ডিস্ট্রিবিউশনটা বুঝতে পারবে যদি মানে ডিস্ট্রিবিউশনটা করো তাহলে বুঝতে পারবে যে কিভাবে, মানে দেখলে বুঝতে পারবে। একটুখানি ওয়েট করো, যে যেটা করাচ্ছি আই হোপ কি বুঝতে পারবে, অসুবিধা হবে না। দেখো यहाँ पर करना क्या है, হ্যাঁ একটু ওয়েট করো, দেখো আশা করি বুঝতে পারবে। একদমই যে বুঝতে পারবে না এটা আমি বলবো না, আর পুরোই যে একেবারে বুঝে যাবে আমি সেটাও বলবো না, কিন্তু বুঝতে পারবে এটুকু আমি বলতে পারি। প্রাইমারিটা বুঝতে পারবে, সেকেন্ডারি রুলসটা আমি বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে, যখন বলবো তুমি একটু শোনো, বুঝতে পারবে। अच्छा देखो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर ओवरहेड खर्चे दिए हुए, कैसा खर्चा दिया हुआ है देखो, जैसे दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, लेकिन ये ओवरहेड नहीं होता है। ओवरहेड का मतलब होता है कॉस्टिंग में इनडायरेक्ट खर्चा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट खर्चा दिया हुआ है जो कि प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। ठीक है, फैक्ट्री रेंट ये ओवरहेड होता है, पावर ओवरहेड होता है, डेप्रिसिएशन ओवरहेड होता है, अदर ओवरहेड्स तो बता ही दिया है ओवरहेड है। अब ये सब ओवरहेड क्यों है, क्योंकि हम लोग रेंट का खर्चा दिख तो रहा है 4 लाख, अब हम लोग इसको देखो यहाँ पर 1 यूनिट फिनिश गुड्स में इसे डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं
कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इनका जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जैसे मान लो ये बनाते हैं, सपोज सोफा बनाते हैं, ठीक है, सोफा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो एक सोफा को देख के ये नहीं बता सकते हैं कि रेंट का खर्चा उसमें कितना लगा हुआ है। इस तरीके के खर्चे को हम लोग ओवरहेड बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने लेबर में भी थोड़ा थोड़ा बात किया था, जहां पर लेबर में फैक्ट्री कॉस्ट निकालने का बात आ रहा था। अब ये देखो रेंट का खर्चा टोटल में दे दिया है, लेकिन ए बी सी एक्स वाई ये जो डिपार्टमेंट है, जिसमें से ए बी सी जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, एक्स वाई है सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करता है, जैसे कि कैंटीन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो कि कुछ मेडिकल एड्स, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए डिपार्टमेंट रखा गया है, या फिर मान लो एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ डिपार्टमेंट रखा गया है, ऐसे डिपार्टमेंट को सर्विस डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, खर्चे जो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसे ये खर्चे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जो खर्चे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वो खर्चे को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द बेसिस, ठीक है। बेसिस कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में ही गिवन होता है, वहां से हम लोग करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉलम बनाएंगे इसमें, ठीक है। कॉलम में हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, देखो मैंने पहले क्या लिख दिया है, ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन का समरी हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स, तुम लोग चाहो तो आइटम्स भी लिख सकते हो, लास्ट दिन मैंने आइटम्स भी लिखवाया था शायद, ठीक है। बेसिस, कौन से बेसिस पे हम लोग खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एक ये कॉलम होना चाहिए, कितना खर्चा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एक टोटल का कॉलम कर लेंगे, और जिनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा ए बी सी एक्स वाई, ठीक है। खर्चा किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी सी एक्स और वाई, ठीक है, ये सब में खर्चा डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा देखेंगे, तभी तो हम लोग उसको फिनिश गुड्स में चार्ज करेंगे कि इतना खर्चा हुआ। अच्छा, सबसे पहला खर्चा दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल। अब हम लोग कर रहे हैं ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट खर्चे का डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या यहाँ डायरेक्ट मटेरियल आएगा, हाँ आएगा, लेकिन कहाँ आएगा और कहाँ नहीं आएगा इसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था, ठीक है, वो नोट में लिखवाया था, अभी हम फिर से बता देते हैं। देखो डायरेक्ट खर्चा हमेशा प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट खर्चा जो है वो हम लोग का प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, डायरेक्ट खर्चा जो है वो हम लोग का प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है, ठीक है। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। ये देखो, ये मैंने तुम लोग को लेबर में भी बताया, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब मिला के होता है प्राइम कॉस्ट। अब इसके बाद ओवरहेड का खर्चा हो जाता है। ओवरहेड मतलब जो खर्चा हम लोग वन यूनिट फिनिश गुड्स में डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा फिर हम लोग कहाँ दें, बेसिस क्या होगा, एक्चुअली डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हम लोग का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो प्राइम कॉस्ट में आ चुका है। मतलब जब कॉस्ट शीट बन रहा होगा तो प्राइम कॉस्ट के अंदर ये सारे खर्चे आ चुके होंगे डिपार्टमेंट एबीसी के लिए। हम लोग तो यहाँ पर ओवरहेड का समरी बना रहे हैं, तो डायरेक्ट खर्चे का लिखने का जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर्स में क्यों लिख रखा है डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि देखो डायरेक्ट मटेरियल यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्राइम कॉस्ट में आता है, लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो तो अपना खर्चा प्रोडक्शन में ही ट्रांसफर करता है। अभी मैंने बताया कि सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा अलग से कैलकुलेट कर सकता है, बट वो ट्रांसफर करेगा उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये जो 2 लाख और 1 लाख है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट खर्चा, वो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे ओवरहेड के समरी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये पॉइंट ना मैंने तुम लोग को बताया था, अब मुझे देखना पड़ेगा मैंने कहाँ पर लिखवाया है। यही वाला फर्स्ट पेज है, तो ये देखो, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट शुड बी एलोकेटेड टू रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। डायरेक्ट कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट का जो रहेगा वो हम लोग एलोकेट करेंगे रेस्पेक्टिव सर्विस डिपार्टमेंट में। अब एलोकेट कैसे कर सकते हैं, अगर अलग अलग दिया हुआ है, इंडिविजुअली बता दिया है तभी तो एलोकेट कर पाएंगे। जैसे देखो ये टोटल में बताया, तो ये एलोकेट नहीं होगा, इसको जब हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे एपोर्शनमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, एलोकेट होगा। अब इसीलिए मैंने ये लाइन जब लिखवाया था तो एक बात तुम लोग को बोला भी था, देखो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट लिखा है मैंने, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं लिखा है, क्योंकि वो प्राइम कॉस्ट में आ जाता है। ये बात मैंने तुम लोग को बोला भी था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी दिखा दिया, इस पॉइंट के बेसिस पे हम लोग करेंगे। अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट कॉस्ट रहेगा तो वो सर्विस डिपार्टमेंट में अगर डायरेक्ट कॉस्ट है तो वहीं पर लिखना पड़ेगा, बाकी जगह पे नहीं आएगा। मान लो कि सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होता तो नहीं लिखते, ये मान लो 3 जगह पे डायरेक्ट मटेरियल होता, यहाँ नहीं होता तो लिखते ही नहीं हम लोग ओवरहेड में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख और 1 लाख, ये देखो 2 लाख और 1 लाख, यहाँ पर लिखते हैं 2 लाख
1 लाख, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। इसके बाद लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस हर डायरेक्ट खर्चे के लिए सेम कंसेप्ट होगा, ठीक है। फिर से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस में ये लास्ट के दो डिपार्टमेंट जो कि सर्विस डिपार्टमेंट है, कैसे पता चला, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट है तो 1 लाख और 2 लाख हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख और यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख। 1 लाख 2 लाख, ठीक है। अच्छा, बेसिस में क्या लिखेंगे, बेसिस में लिख दो कि गिवन दिया हुआ है, वहां से ही हम लोगों ने लेके लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ए बी और सी में नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट खर्चा है, तो इसमें मैंने ऐसे लिख दिया। और टोटल में कितना लिखेंगे, 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, और 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, ठीक है। टोटल में मैंने इतना लिख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, ओवरहेड आ गया, फैक्ट्री रेंट। देखो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में नहीं दिया हुआ है, हमें सारे डिपार्टमेंट चाहे प्रोडक्शन हो चाहे सर्विस हो सब में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री का रेंट एक ओवरहेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट नहीं है। क्योंकि रेंट का खर्चा हम लोग ये नहीं बोल सकते, अगर हम लोग मान लो 5 लाख यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम लोग का रेंट आ रहा है 4 लाख, ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एक एक यूनिट में कितना रेंट का खर्चा जाएगा, ऐसे हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट। अब रेंट का खर्चा कैसे एपोर्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर कुछ बेसिस दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एरिया, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, मशीन आवर, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। तो बताओ कि फैक्ट्री रेंट के खर्चे को कौन से बेसिस पे मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उसका रेशियो बनाना पड़ेगा। तो बोलो रेंट किस बेसिस पे किया जाता है, उसी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या रेंट एरिया स्क्वायर फीट बेसिस पे होगा, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, मशीन आवर, या हॉर्स पावर ऑफ मशीन, ये हमें पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया एरिया, हाँ कॉमन सेंस से बोलेंगे एरिया, ठीक है। तो एरिया बेसिस पे होगा, और इसका हम लोग रेशियो भी लिख लेते हैं। एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो 500:250:500:250:500। एक काम करते हैं, हर एक जगह से 0 0 0 0 0 कैंसिल आउट करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो 10 5 10 5 10, ठीक है। फिर से 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 1 2, ऐसे होगा 2 1 2 1 2। यहाँ पर लिखते हैं 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। ये रेशियो बन गया, जो हम लोग का मतलब बेसिस होगा उसका रेशियो बना के हम लोग उस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेंट का टोटल खर्चा है 4 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 लाख, ठीक है। अब 4 लाख को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस बेसिस पे, तो इसको ऐड करेंगे जैसे हम लोग नॉर्मली रेशियोज में करते हैं, उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो ये देखो ऐड करते, 2 + 1 3 4 5 6 2 4 6 7 8 8, ठीक है। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 8 कितना आ गया, 50,000। 50,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 2 करने पे हो जाएगा हम लोग का 1 लाख, ठीक है। 50,000 इंटू 1 50,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 50,000 इंटू 1 50,000, फिर 50,000 इंटू 2 1 लाख, ठीक है। जस्ट रेशियो कैलकुलेट करके हम लोग को लिख लेना है। अच्छा, इसके बाद फैक्ट्री रेंट के बाद हम लोग दूसरा खर्चा देखते हैं। देखो पावर, ठीक है, पावर है 2,50,000, तो यहाँ पर नाम लिखेंगे पावर, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 2,50,000। अच्छा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो ये सब देख के क्या लग रहा है, एरिया वाइज होना चाहिए, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट होना चाहिए, मशीन आवर होना चाहिए, हॉर्स पावर ऑफ मशीन होना चाहिए। बोलो कौन से बेसिस पे होना चाहिए, हॉर्स पावर। हाँ हॉर्स पावर ऑफ मशीन पे होना चाहिए। और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे हॉर्स पावर ऑफ मशीन को, उसका मैंने एक तुम लोग को देखो फॉर्मूला बताया था कि कैसे कैलकुलेट होगा। ये देखो यहाँ पर जब मैंने कुछ लिस्ट लिखवाया था तो वहां पर एक हॉर्स पावर का केस बताया था। देखो यहाँ पर कैसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखो पावर कंजम्पशन के बेसिस पे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा, ठीक है। तो पावर का खर्चा मतलब क्या, मशीन चलने पे जो खर्चा हुआ, मशीन का जो बिल आता है उसे पावर का बिल बोलते हैं। तो ये देखो पावर का इतना आया 2,50,000। अब पावर कंज्यूम कैसे निकालेंगे,
ये देखो हॉर्स पावर पर आवर, ये तुम लोग कभी 9-10 में पढ़े होगे ये वाला यूनिट, हॉर्स पावर किलोवाट ऐसे रहता है, इनटू मशीन आवर, मतलब 1 घंटे में कितना हॉर्स पावर यूज करता है मशीन, और मशीन टोटल जितना घंटा चलता है उसके बेसिस पे पावर कंजम्पशन आएगा। ठीक है, 1 घंटा अगर जो है मशीन चला तो कितना पावर कंजम्पशन हुआ, ये होता है हॉर्स पावर पर आवर। ठीक है, मतलब ये इस कंजम्पशन यूनिट को हॉर्स पावर बोलते हैं, और मशीन आवर का मतलब है जितना टाइम मशीन चला, तो हमें ये पावर कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग यहाँ पर रेशियो बना पाएंगे। ठीक है, तो पावर कंजम्पशन कैसे लिखेंगे, देखो पावर कंजम्पशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है हॉर्स पावर ऑफ ए मशीन। ठीक है, हॉर्स पावर ऑफ ए मशीन दिया हुआ है और मशीन आवर्स दिया हुआ है, मशीन आवर्स दिया हुआ है। एक मतलब हॉर्स पावर ऑफ मशीन मतलब मशीन 1 घंटा चलने पे इतना हॉर्स पावर, इतना हॉर्स पावर, इतना हॉर्स पावर, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट में इस तरीके से 1 घंटा चलने से इतना खर्चा होता है, मशीन टोटल 1000 घंटा चल रहा है, तो इसमें हम लोगों का जो है टोटल पावर कंजम्पशन कैसे निकलेगा, टोटल पावर कंजम्पशन निकलेगा दिस वन इनटू दिस वन। ठीक है, तो ये इनटू इनटू यहाँ पर इनटू हो जाएगा। इसके लिए तुम लोग अलग से नोट बना लो, हम एक बार यहीं पर लिख देते हैं। ये हो गया हम लोग का 50,000। ठीक है, ये हम लोग का हो गया 80,000, ये भी 80,000। ठीक है, और ये 15,000 और ये 25,000। अब हर एक 1000 में देखो 0 0 है, हम लोगों को तो रेशियो बनाना है, तो ये 0 3 0 3 0 3 0, यहाँ से 3 0, यहाँ से 3 0 हटा दो। ठीक है, यहाँ कितना बचा 50। अच्छा, अगर हम लोग इसको 5 से जो है सिंप्लीफाई करते हैं तो 50/5 मतलब 10, 80/5 16, और 80/5 फिर से 16 हो जाएगा, 15/5 यानी 3, 25/5 यानी कि 5 हो गया। तो रेशियो बन रहा है 10 16 16 3 5। ठीक है, इस रेशियो पे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 10 16 16 3 और 5। ये लेकिन कैलकुलेशन तुम लोग एक बार रफली लिख लो कहीं पर, ठीक है, वर्किंग नोट बोल के, बाद में नहीं तो भूल जाओगे। जो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या करना है तुम लोग को, लिखना है ऐसे, वर्किंग नोट में ऐसे लिखो, पावर कंज्यूम्ड इक्वल टू ये वाला लिखो, मशीन आवर्स इनटू हॉर्स पावर ऑफ मशीन, फिर ये ऐसे इनटू डेटा कर लो, फिर इसमें ये रेशियो निकल के आ जाएगा। अभी थोड़ा सा जो है पेज में जगह रख दो, बाद में उसको फिलअप कर लो। ये वाला एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तुम लोग आगे कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है ना तो टाइम लग जाता है, इसीलिए, नहीं तो हम करवा देते। तो यहाँ पर हम लोग का 10 16 16 3 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 16 16 3 5, 16 16 3 और 5। ठीक है, ये रेशियो लिख लिया। अच्छा, अब इसका बेसिस भी लिख लेंगे, बेसिस हो जाएगा पावर कंज्यूम, यहाँ पर बेसिस होगा पावर कंज्यूम, और इसके लिए ना एक वर्किंग नोट जो बनेगा हम यहाँ पर लिख देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 जो तुम लोग बनाओगे, वहां से देख के हम लोग जो है ये वाला आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ऐसा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। बाकी ये सारे रेशियोज का भी ना तुम लोग वर्किंग नोट बना लेना अगर चाहो तो, बाद में तुम लोग को समझने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, 2,50,000 दे रखा है। अब ये टोटल करते कितना होगा, 10 प्लस 16 16 32 प्लस 8 मतलब हो गया 50, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो गया, ये क्या आ गया, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50, 5,000, 5,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50,000, 5,000 इंटू 16, तो इंटू 16 करते हैं, 5,000 इंटू 16 80,000, यहाँ पर लगातार 2 बार 80,000 हो जाएगा। ये देखो 80,000 और 3 और 5, तो 50,000 इंटू 3 15,000 और 50,000 इंटू 5 25,000। ठीक है, बन गया। अच्छा, पावर के बाद क्या आएगा, डिप्रिशिएशन 1 लाख, तो लिखते हैं डिप्रिशिएशन का खर्चा, डिप्रिशिएशन टोटल में लिखेंगे 1 लाख। अब डिप्रिशिएशन को हम लोग किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करें, बोलो डिप्रिशिएशन किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट पे, तो यहाँ पर जो बेसिस है इस पे सूटेबल कौन सा हो रहा है जो हम लोग डिप्रिशिएशन के लिए यूज करें, बोलो। डिप्रिसिएशन के लिए सबसे ज्यादा सही कौन सा लग रहा है, एरिया, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, मशीन आवर्स या हॉर्स पावर ऑफ मशीन, क्या सबसे ज्यादा ठीक है? हाँ बोलो, एक बार बोलो, आवाज तक
है कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट के वैल्यू पे लगेगा तो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट। अच्छा रेशियोज क्या बन जाएगा, 0 0 0 एक एक करके हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ 2 4 2 1 1 है ना, 2 4 2 1 1। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 4 2 1 1, 2 4 2 1 1, ठीक है। और यहाँ पर बेसिस में लिखेंगे कैपिटल वैल्यू, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, चाहो तो ऑफ एसेट भी लिख दो, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट। अच्छा अब इसका टोटल करते हैं, कितना हो रहा है 2 + 4 2 + 4 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड करने से 10,000, 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 20,000, 10,000 इंटू 4 40,000, 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 2 20,000, 10,000 इंटू 1 10,000 और 10,000 इंटू 1 10,000, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट दिया है अदर ओवरहेड्स, इसको तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट करो, ये किस पे होगा, कुछ नहीं बताया होता है तो किस पे होगा, ये मैंने तुम लोग को बताया था। एक मिनट रुको ना, पानी आ गया, एक सेकंड, ठीक है। अदर ओवरहेड देखो मशीन आवर्स पे होगा, हम क्वेश्चन एक बार यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, तुम लोग इसको करो, हम एक सेकंड जो है विंडो बंद करके आते हैं। ठीक है देखो, तो यहाँ पर मैंने बताया भी था, ये देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, मिसलेनियस रहेगा तो हमें उसे कैसे करके ट्रीटमेंट करना है। ये देखो अगर कभी हमें बता दे सन्ड्री या मिसलेनियस एक्सपेंस, जैसे इस क्वेश्चन में बताया है अदर ओवरहेड्स, मतलब ये भी सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड हो गया अदर ओवरहेड्स, लेकिन किस रिगार्डिंग है वो तो नहीं बताया, कि हम लोग अपने हिसाब से कुछ चूज करें कि हमें किस तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, एरिया में, कैपिटल वैल्यू, मशीन आवर्स। अगर ऐसा कंफ्यूजन होता है तो उस केस में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, नोट देके डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगर क्वेश्चन में उस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मशीन आवर पे भी कर सकते हैं, लेकिन नोट देना पड़ेगा जो भी अजम्पशन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम मशीन आवर्स को ही यूज कर रहे हैं, अगर मशीन आवर्स रहेगा तो वही ज्यादा प्रेफरेबल होगा। वैसे कुछ प्रेफरेंस है नहीं 1 2 3 करके, अगर तुम लोग मटेरियल कॉस्ट पे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो जो इस क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो भी तुम लोग का आंसर उतना ही सही होगा, ठीक है। लेकिन नोट देना जरूरी है कि अदर ओवरहेड का हम लोगों ने एजम्पशन ये लिया है कि हम लोग इस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अदर ओवरहेड का हम लोग कैसे करेंगे, हॉर्स मशीन आवर्स पे, ठीक है, हॉर्स पावर नहीं, मशीन आवर्स इस पे करेंगे। ये तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, तीनों ही इस क्वेश्चन में अवेलेबल है। हम मशीन आवर्स लेके कर रहे हैं तो तुम लोग भी अभी मशीन आवर्स लेके कर रहे हो। बस एग्जाम टाइम में याद रखना है कि ऐसा पॉइंट रहेगा तो हम लोग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अदर ओवरहेड्स, अच्छा अदर ओवरहेड्स का टोटल है, देखो हम लोग का अदर ओवरहेड्स का टोटल है 9 लाख, यहाँ पर लिख दिया 9 लाख। बेसिस क्या ले रहे हैं, मशीन आवर्स। इसके लिए एक नोट देना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग एक नोट देंगे, वर्किंग नोट नंबर वो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 मैंने इसीलिए दे दिया, ये वाला तुम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओगे पावर कंजम्पशन वाला, तो मशीन आवर्स का वर्किंग नोट नंबर 2 देके क्या लिखना है, जस्ट इतना ही लिखना है कि assume that other overhead will be distributed on the basis of machine hours, और कुछ नहीं, ठीक है, बस ये लैंग्वेज लिखना है। अब यहाँ पर मशीन आवर्स का हम लोग रेशियोज देखते हैं, देखो ये 3 3 0 हर जगह से हट जाएगा तो रेशियो बनेगा 1 to 4 1 1, 1 to 4 1 1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 4 1 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया
2 + 1 3 4 4 8 और 1 9, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 9 मतलब 1 लाख हो जाएगा। अच्छा 1 लाख होने पे 1 लाख इंटू 1 ये 1 लाख हो गया, 1 लाख इंटू 2 2 लाख हो जाएगा, 1 लाख इंटू 4 4 लाख हो जाएगा, और 1 लाख इंटू 1 1 लाख और 1 लाख लास्ट का 1 लाख करके हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सर्विस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खर्चे को एलोकेट या अपोर्शन करना, जैसे ये एलोकेट हो गया, ये अपोर्शन हो गया। ठीक है, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को ऐड करके देखना पड़ेगा कि पहला डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना खर्चा कौन से डिपार्टमेंट में एलोकेट हुआ है, तो टोटल करेंगे। अच्छा यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10 10 और 2 12 12 और यहाँ पर हो गया 12 13 9 और 10 10 और 12 मतलब 22,50,000 आ रहा है, 22,50,000 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर टोटल करते हैं, इसमें तो है नहीं कुछ, तो ये हो गया 1,50,000 1 लाख और 1 लाख, ये देखो 2,70,000 ये आ रहा है, 2,70,000 ये ओरली हो जा रहा है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर 50,000 और 40,000 80,000। अच्छा 50,000 और यहाँ अगर 50 कर लेते 1 लाख और 2 लाख 3,70,000 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है 3,70,000। अच्छा 10 और 1 लाख और 80,000 और 20,000 80 और 20 हो गया 1 लाख 1 लाख 1 लाख 2 लाख 2 लाख और 4 लाख 6 लाख हो जाएगा। अच्छा 50,000 और 10,000 60 75 और 1,75,000 नहीं 1,75,000 और ये बचा है 3 लाख मतलब 4,75,000। अच्छा और यहाँ पर देखते हैं 1 लाख और यहाँ पर 1 लाख मतलब 2 लाख 2 लाख और 2 लाख और ये हो गया 2,35,000 और यहाँ पर 3 लाख मतलब 2 लाख और 3 लाख 5,35,000। ठीक है, ये बन गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आई होप कि समझ में आया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा हुआ है, ये देखो सर्विस डिपार्टमेंट ये और ये है, क्वेश्चन में बता दिया था, तो ये खर्चा दोनों ये लोग क्या करेंगे एबीसी में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, एबीसी में ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने से हम लोगों को मतलब ये खर्चा ये लोग नहीं रखेंगे अपने पास। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का कहना ये है कि मुझे तो प्रोडक्शन के काम के लिए डायरेक्टली नहीं रखा गया है, मैंने आप लोगों को हेल्प किया है। ठीक है, तो मेरा खर्चा पे करना इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट बोलेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा खर्चा पे करना, क्योंकि प्रोडक्शन स्मूथली रन करे इसी वजह से मुझे बनाया गया है। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। अच्छा अब हम लोग को यहाँ पर देखो मेथड बता दिया है क्वेश्चन में कि हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है। जो मेथड मैंने पहले नहीं करवाया, मतलब लास्ट दिन नहीं किया, आज ही हम लोग पहले बार करेंगे जो ट्रायल एरर मेथड से कैसे होगा। तो इसको देखो हम लोग बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों, क्योंकि एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है फिर से डिस्ट्रीब्यूट करें, इसीलिए इसको बोला जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को हम लोग को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। रीजन मैंने बताया कि सपोर्टिंग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, तो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट का कहना ये है कि मेरा खर्चा ये लोग देगा जिनको मैंने सपोर्ट किया। ठीक है, अच्छा अब ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड है ये कौन से मेन मेथड के अंडर आता है, रेसिप्रोकल सर्विस मेथड के अंडर आता है। अब रेसिप्रोकल सर्विस मेथड कब लगता था वो एक बार तुम लोग को रिकॉल करवाते हैं। रेसिप्रोकल सर्विस मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जब एक डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो तो प्रोडक्शन को सर्विस देगा ही, वो तो इसीलिए बना हुआ है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था S1 जो है P1 P2 P3 सभी को सर्विस देगा और S2 को भी दे रहा है, और S2 भी S1 को दे रहा है और P1 P2 P3 को दे रहा है। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट तो बने ही है प्रोडक्शन को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन अगर आपस में भी सर्विस को इंटरचेंज कर रहे हैं कौन, सर्विस डिपार्टमेंट, तो रेसिप्रोकल सर्विस मेथड लगता है, जिसके अंडर 3 मेथड आता है, जिसमें हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड करने वाले। इफ वन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग सर्विस टू द अनदर सर्विस डिपार्टमेंट एंड इन रिटर्न रिसीविंग सर्विस फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। ये हर एक जगह पे एप्लीकेबल नहीं था, पहले वाले मेथड पे ऐसा नहीं था। जैसे यहाँ पर कुछ
अलग कंसेप्ट था, इसके आगे वाले में कुछ अलग कंसेप्ट था, ठीक है। तो अभी जो कर रहे हैं हम जस्ट वही वाला एक बार तुम लोग को रिकॉल करवा दिए कि यहाँ पर तभी ये मेथड लगता है अगर सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो एक तो बोल दिया है ट्रायल एंड एरर मेथड तो हम लोग करेंगे, लेकिन फिर भी खुद से भी पता कर सकते हैं। एक्स डिपार्टमेंट ने देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज एज अंडर। सर्विस डिपार्टमेंट कौन है, एक्स वाई, इन्होंने कितना कितना परसेंट सर्विस प्रोवाइड किया है, ए बी सी, और एक्स तो खुद को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है। और वाई जो है, वाई के तरफ से देखो तो वाई खुद को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। एक्स किसको किसको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ए बी सी और वाई को, और वाई किसको प्रोवाइड कर सकता है, ए बी सी और एक्स को। अब देखते हैं, देखो एक्स ने ए को भी सर्विस प्रोवाइड किया, बी को भी किया है, सी को भी किया है, एज वेल एज वाई को भी किया है। वाई ने ए बी और सी को नहीं किया है तो नहीं किया है, ठीक है। हो सकता है सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो वाई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो इसने एक्स को भी सर्विस प्रोवाइड कर दिया, इसीलिए रेसिप्रोकल मेथड में आ रहा है, क्योंकि एक्स और वाई अपने अंदर सर्विस का एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे इनको बनाया गया था प्रोडक्शन में सर्विस ट्रांसफर करने के लिए, बट अपने अंदर भी अगर सर्विस एक्सचेंज कर रहे हैं दोनों के दोनों डिपार्टमेंट, या मोर देन 2 भी रहेगा, वैसे तुम लोग का मोर देन 2 का क्वेश्चन कभी रहता है, फिर भी मान लो यहाँ पर Z भी होता और ये आपस में सब कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का रेसिप्रोकल मेथड में आएगा। अब रेसिप्रोकल में हम लोग करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। अब देखना ये है कि ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे किया जाता है। तो करना क्या है, ये खर्चे को, ये दोनों खर्चे को इनमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स एक्स वाई, ठीक है। ये क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट का जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है ये वो जो है एक दूसरे में, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले जो स्टेप फॉलो होगा, ये ट्रायल एंड एरर मेथड को हम लोग 2 स्टेप में करेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2, ठीक है। अभी हम लोग स्टेप 1 कर रहे हैं। स्टेप 1 में हम लोग को क्या करना है, स्टेप 1 में हमें देखना है कि सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को क्या बिल सेंड करेगा। बिल, बिल का मतलब है कि एक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि मेरा जो बिल बन रहा है उसमें वाई का कितना हिस्सेदारी है, मतलब एक्स बोलेगा कि मैंने वाई को सर्विस प्रोवाइड किया, इसीलिए मेरा जितना खर्चा आया उसमें एबीसी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो आया ही है, साथ ही साथ वाई को भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आया है, इसीलिए मेरा जो खर्चे का अमाउंट बन रहा है, जो बिल बन रहा है उसमें वाई का भी हिस्सेदारी है। तो पहले एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ करेंगे, मतलब कैसे बनेगा हम दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे, पहले लिखना पड़ेगा ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 4,75,000 और 5,35,000 और 5,35,000, ठीक है। ये दोनों का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आया हुआ खर्चा है। अब एक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, एक्स डिपार्टमेंट बोलेगा मेरा जितना भी खर्चा हुआ है वो खर्चा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने एबीसी और वाई को सर्विस प्रोवाइड किया। वाई को कितना सर्विस प्रोवाइड किया, 10% सर्विस प्रोवाइड किया, तो मेरा जितना खर्चा हुआ है उसका 10% जो है वो वाई को पे करना चाहिए, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट में होगा। देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे apportionment of department X expenses to department Y। देखो X का टोटल खर्चा 4,75,000, ये खर्चा इसीलिए हुआ है क्योंकि इसने क्या किया है, ए को 45, बी को 15%, सी को 30% और वाई को 10% सर्विस प्रोवाइड किया। अब इसका जो बिल आया उसके लिए ए 45% लायबल है, बी 15% लायबल है, सी 30% लायबल है और वाई जो है 10% लायबल है। तो स्टेप 1 में हम लोग ये निकाल रहे हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट कितना लायबल है एक दूसरे के खर्चे के लिए। तो ये देखो वाई जो है 10% लायबल है, मतलब एक्स बोलेगा मेरे खर्चे का 10% जो है वो वाई के लिए हुआ है तो वाई को पे करना चाहिए। तो 4,75,000 का 10% होता है 47,500। फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे टोटल, टोटल करना जरूरी है, ठीक है। जैसा स्टेप कर रहे हैं उसी तरीके से ही हमें करना पड़ेगा।
तो y का खर्चा कितना हो गया, y बोलेगा मेरा खर्चा हुआ 5,35,000 प्लस 47,500, ये देखो 5,35,000 प्लस 47,500, ठीक है, ये कितना हो गया 5,82,500, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हो गया। अच्छा, अब y का देखेंगे, अब कैसे होगा, यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में apportionment of department y expenses to डिपार्टमेंट x, ठीक है। अच्छा, अब y बोलेगा मैंने x को, मेरा जो भी बिल हुआ उसके लिए x जो है 5% लायबल है, तो y का बिल कितना बना है 5,82,500, इसका 5%, ठीक है। तो देखते हैं कितना होगा, 5,82,500 इंटू 5%, 29,125, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा, इधर लिखना पड़ेगा 29,125, ठीक है, ये जीरो, इधर कुछ नहीं होगा। अब इसका फिर से टोटल होगा 29,125, 4,75,000, तो ये हो गया 5,04,125, 5,82,500, ठीक है। अच्छा, क्या इसके बाद भी 5,82,500 हो गया, इसके बाद और एक बार हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फिर से लिखेंगे, ये ऐसे जो है रिपीटेडली चलता जाएगा, लेकिन कब तक चलेगा वो भी हम बता रहे हैं। देखो हम लोग का खर्चा कितना आ गया, यहाँ पर ये बन गया। अब फिर से ये वाला लिखेंगे, मतलब एक बार x y के ऊपर अपोर्शन करेगा, एक बार y x के ऊपर, तो एक बार हो गया x ने y के ऊपर बिल ड्रॉ किया, एक बार y ने x के ऊपर किया, फिर दोबारा हम लोग लिखेंगे x y के ऊपर कर रहा है। तो अपोर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट x expenses टू डिपार्टमेंट y कितना हो जाएगा। तो देखो x कितना परसेंट अपोर्शन करता है, 10% पूरे बिल का, तो 10% होगा। तो यहाँ पर 10% कितने का होगा, क्या इस टोटल का होगा। अच्छा देखो, ये टोटल अगर नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, ये पहले बार टोटल करने से ही होगा, अगर ये मिडिल वाला टोटल नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, इससे कंफ्यूजन होगा, इसे हटा देते, मिडिल वाला टोटल करने का जरूरत नहीं। ये बन गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो कैसे होगा, यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा। अब 29,125 का कितना हो जाएगा 10%, ठीक है। अब ये किस पे अपोर्शन होगा, तो x किस पे अपोर्शन करेगा, y पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2912.5 यानी कि 2913, हम यहाँ पर दिखाते हैं, देखो क्या हुआ, कैसे करके सिचुएशन होता है। ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है, टोटल बनेगा, फिर इसका यहाँ जाएगा, फिर इसका यहाँ जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। टोटल एक ही बार करना है तुम लोग को फर्स्ट टाइम, ठीक है, और एकदम एंड में जाके जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कर देंगे तब टोटल करना है। तो ये बिल बना, टोटल करके फिर इसका यहाँ ट्रांसफर, इसका यहाँ ट्रांसफर, अब यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब इस बिल के ऊपर 2913 के ऊपर 5% होगा, ठीक है, ये पैटर्न होगा, ये लिख लो पेंसिल से, ये पैटर्न होगा। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं, apportionment of department y expenses to डिपार्टमेंट x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5% ऑफ ये वाला 2913, जैसे मैंने बोला, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, 2913 का 5% कितना हो गया 145.65, मतलब 146, ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्या आगे हम लोग और भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, अगर आगे करना चाहो तो इसका हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। ऐसे बना, देखो पहले 4,75,000 का ट्रांसफर हुआ, फिर इसका जो टोटल बना, टोटल एक ही बार होगा, फिर इसका ऐसे ट्रांसफर होगा, इसका ऐसे ट्रांसफर होगा। अब ये 146 का भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं 10%, ठीक है, लेकिन कब तक ऐसे ट्रांसफर करें, वैसे तो 10-5 करके चलता ही जाएगा, हम लोगों को सिर्फ उतना तक ही ट्रांसफर करना है
जब खर्चा हमारा 1% से कम हो जाएगा, मतलब हम बता रहे हैं, देखो ये यहाँ पर ही हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। अगर हम लोग का जो भी टोटल खर्चा है, जैसे x का ये, y का ये है, ठीक है, तो टोटल खर्चे का अगर 1% देखे, जैसे 4,75,000 x का है, इसका 1% देखो, इसका 1% कितना होता है 4750, और ये 1% से भी कम आ गया। अगर 1% से कम वैल्यू हो जाता है तो हम लोग को और डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन रोक सकते हैं। मतलब कब तक डिस्ट्रीब्यूशन करें वो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों का अगर खर्चे का 1% से कम अमाउंट आ जा रहा है तो हम लोग इसे रोक सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को नेग्लिजिबल वैल्यू बोला जाता है। नेग्लिजिबल वैल्यू पे आके हमें इसे रोक देना चाहिए। तो 4,75,000 29,125 प्लस 146, तो ये हो गया 504,271, 504,271, ठीक है, ये टोटल इतना आ रहा है। अच्छा, अब इधर का देखते हैं, 582,500 प्लस 2913, तो ये हो गया 5,85,413, ठीक है, ये खर्चा निकल के आ गया। ये क्या निकला, सर्विस डिपार्टमेंट जब एक दूसरे पे अपना खर्चा अपोर्शन कर रहा है उसके बाद कितना खर्चा जो है टोटल निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैंने क्या बोला था, खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट ये प्रोडक्शन वाले को ट्रांसफर करेगा। अभी हम लोगों ने प्रोडक्शन वाले को ट्रांसफर नहीं किया, हम लोगों ने ये देखा कि एक्स वाई एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड किया, इसी वजह से इनका खर्चे में चेंजेस कितना है, जो 4,75,000 दिख रहा था वो इतना हो गया, वाई का इतना हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसका ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, तो हम लोग का स्क्रीन शेयर है ना, पता नहीं कल ना मेरा स्क्रीन शेयर था बट रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, एक बार ना हम फिर से रीशेयर करते हैं। ठीक है, चलो, मुझे ऐसे लगा कि शायद तुम लोग को दिख रहा है बट पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि। अच्छा, तो नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का भी खर्चा इसके जगह ये बन चुका है। अब ये खर्चा ट्रांसफर करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, ठीक है। और ट्रायल एंड एरर मेथड में ये चीज 2 स्टेप में होता है, पहला स्टेप ये, सेकेंड स्टेप अभी हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 3, ए बी और सी, ठीक है। तो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके बेसिस पे एबीसी का ओवरहेड कितना कितना है उसमें ऐड कर देंगे। ये देखो 270, 370, 6 लाख, ये लिख लेते हैं, 2,70,000, 3,70,000 और 6 लाख, हो गया। अच्छा, अब डिपार्टमेंट जो सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई, वो अपना अपना खर्चा इन पे अप्लाई करेगा। अब उसके लिए हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये देखो डिपार्टमेंट एक्स, ठीक है, डिपार्टमेंट एक्स का कितना खर्चा आया टोटल करने के बाद, यहाँ पर ये लेना पड़ेगा 5,04,271, तो यहाँ पर लिखते हैं 5,04,271। इस खर्चे को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा रेशियो में। रेशियो क्या बन जाएगा, ये रहा, रेशियो नहीं परसेंटेज में करेंगे, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड में परसेंटेज होता है, हम लोग इसका परसेंटेज ही करेंगे, इसका रेशियो नहीं करेंगे। तो परसेंटेज है 45, 15 और 30, तो इसका 45% करते हैं। तो 5,04,271 इसका 45% करेंगे ए डिपार्टमेंट के लिए, तो ये हो गया 226,921, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 226,921.9 है, तो 923 कर लेते हैं। अच्छा, एक ए का 45%, ठीक है, फिर बी का 15%, बी का 15%, तो 15% लगाते हैं, तो 504,271 और इसका 15% ऐसे होगा, तो ये हो गया 7,564 0.6, मतलब 1 लिख देते हैं, 75,641 और उसके बाद 30%,
30% मतलब इसका डबल होना चाहिए, देख लेते हैं कितना होगा। तो 504271 इसका 30%, देखो 151281 151281, ठीक है। और डिपार्टमेंट वाइज उसका टोटल ओवरहेड का खर्चा कितना आया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, अपोर्शन करने के बाद 5,85,413, 5,85,413। इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कौन से रेशियो में, मतलब कौन से परसेंटेज में, 60, 35 और 5, ठीक है। 60 और 35 भी होगा, 60% और 35%, ठीक है। सी डिपार्टमेंट में ये सर्विस नहीं देता है, इसीलिए खर्चा अपोर्शन नहीं कर पाएगा, और उसके बाद तो सर्विस डिपार्टमेंट आ रहा है, तो 60% पहले लगाएंगे। 5,85,413 इंटू 60%, 351,247, 351,247.8 है, तो इसे 8 कर देते हैं। और 35% मतलब 5,8413 इंटू 35%, 20,444.5 है, तो इसे 5 लिख देते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अच्छा, 3,51,248, 2,04,445, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर ले ये वाला, 5,85,413 इंटू 35%, 204,894, हाँ मुझे थोड़ा डाउट लगा, 204,894.5 है, तो 895 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग कर लेंगे टोटल, टोटल करते ये लिखा हुआ है, इस पे टोटल कर लेते, ये देखो 2,70,000 प्लस 226923 प्लस 351248, 8,48,171, अच्छा 3,70,000 प्लस 75,641 प्लस 204,895, तो ये हो गया 6,50,536, और ये हो जाएगा 6,15,000 नहीं 7,51,000, ऐसे होगा 7,51,281, तो ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन एक चीज हम बताते हैं, ये इतना यूजेबल मेथड नहीं, मतलब उतना यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसमें करने का डिफिकल्टीज है। सबसे बेस्ट मेथड होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो हम लोग अभी सीखेंगे। जब क्वेश्चन में हमें नॉर्मली कुछ नहीं बोलेगा और कंडीशन रेसिप्रोकल वाला आ रहा है, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में हम लोगों को हमेशा ये वाला मेथड यूज करना चाहिए, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा। अगर कर देता है तब तो वही वाला यूज करेंगे जो करना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला था ट्रायल एंड एरर से करो। अगर कुछ नहीं बताएगा, ये बेस्ट मेथड होता है जिसपे अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हम जस्ट इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। जब हम लोगों का ट्रायल एंड एरर मेथड से करने के लिए बोलेगा तब क्या होगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो कोई भी केस में एक ही जैसा होगा, कोई भी मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब अगर ट्रायल एंड एरर मेथड करें, सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है, ये लोग ये बोलेंगे, एक्स बोलेगा मैंने वाई को जितना % सर्विस प्रोवाइड किया है, मेरे खर्चे का उतना % वाई को पे करना पड़ेगा, फिर ये टोटल आ जाएगा। फिर हमारा इस तरीके से ट्रांसफर होता जाएगा, और तब तक ट्रांसफर करना है जब तक 1% से कम, मतलब अगर 1% टोटल खर्चे का 1% भी वैल्यू नहीं जनरेट हो रहा है तो हमें आगे करने का जरूरत नहीं। हाँ, अगर कर लेते हो तो क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग 146 को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करते, अपोर्शन करते, तो क्या गलत होता? नहीं, गलत नहीं होता। अब किया कैसे, जैसे एक डिपार्टमेंट बोल रहा है मैंने वाई को 10% सर्विस प्रोवाइड किया, तो मेरे खर्चे का 10% वाई का, ठीक है, तो वाई का टोटल खर्चा ये बन गया, ठीक है। अब वाई क्या बोलेगा, वाई बोलेगा मैंने तो 5% सर्विस प्रोवाइड किया, तो मेरे टोटल खर्चे का 5% एक्स को पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्स क्या बोलेगा, एक्स बोलेगा कि मेरे ऊपर जो खर्चा, ये देखो मेरा खर्चा भी कितना बड़ा, 29,125, ठीक है। इसका तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी सिर्फ इसी का होगा, इसके ऊपर 10% तो लगा चुके हैं, तो इस पे होगा 29,125 का 10%, मेरे ऊपर जो खर्चा आया, तो ये वाई ने मेरे ऊपर ड्रॉ किया, एक्स बोल रहा है। अब y के ऊपर मेरा कितना पोर्शन होगा, 10%। सेम कंसेप्ट एक बार लिख लोगे तो इसी तरह से ऑल्टरनेट करके लिखते जाना है, तो ये 10%। अब इसके बाद ये इतना आया 10%। अब
वाई बोलेगा मुझे जितना खर्चा एपोर्शन करे उसका 5% तो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और कब तक करते जाना है, अगर मेरा 1% से कम वैल्यू आ जाता है तो हमें इसे आगे नहीं करना है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कर भी लेते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल कर लिया, सर्विस डिपार्टमेंट का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से खर्चा ये निकल के आया। अब प्रोडक्शन ओवरहेड देखो ये है, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड में हमें खर्चा एक्चुअली एपोर्शन करना है। तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है उसका जितना जितना परसेंट सर्विस वो तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दे रहे हैं उस परसेंटेज पे सिंपल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर उसका टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में टाइम इसीलिए लगता है, मेथड तो एक बार सीख लोगे तो कर ही लोगे, ये पॉइंट में आ जाता है तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये वाला देखो हम लोग का हो गया, ट्रायल एंड एरर मेथड हम लोगों ने सीख लिया। अच्छा, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 में जा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को सेम क्वेश्चन करने के लिए बोला है, आई थिंक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। देखते हैं क्या बोल रहा है। Taking all the information from illustration 4 above, prepare a statement showing redistribution of service department expenses to production department using repeated distribution method। मैंने बोला जो मेथड सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा आसान है, अगर रेसिप्रोकल सिचुएशन आता है तो हमें यही वाला मेथड जो है फॉलो करना चाहिए। हम बताते कैसे। ऑल्सो कैलकुलेट मशीन आवर रेट्स ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एबीसी 3 जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनका मशीन आवर रेट भी निकालने के लिए बोला है, वो हम सिखाते हैं कैसे मशीन आवर रेट होगा। पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, ये नहीं होने से सेकेंडरी कैसे होगा। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन के जगह हम लोग जो मेथड यूज करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस ट्रायल एंड एरर मेथड की जगह हम लोग अभी यूज करेंगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और ये कैसे बनेगा देखो, यहाँ पर लिखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया इलस्ट्रेशन 5। रीडिस्ट्रीब्यूशन of service departments expense using repeated distribution method। गुड इवनिंग। देखो पर्टिकुलर्स ए बी सी एक्स वाई। अब इसका लिखने का तरीका अलग है क्योंकि हर एक मेथड का अपना तरीका है। तो पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, जितने भी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन हो या सर्विस, सबका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या खर्चा आया है वो हम लोग लिखेंगे, जो कि हम लोग पहले ही इस क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ खर्चा ये आया 2,70,000, 3,70,000, 6,00,000, 4,75,000, 5,35,000। ये तो करना ही पड़ेगा, जब तक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यहाँ पर हम लोग वैल्यूज जो है वो पुट कर लेते हैं, 2,70,000, 3,70,000, 6,00,000, 4,75,000 और 5,35,000। 5,35,000 ये लिख लिया। अब ये दोनों का जो खर्चा है ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से मेथड से, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। बस यही हमें ध्यान रखना है कैसे होगा। तो क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, यहाँ पर जो भी हमें दिया हुआ है ये देखो ऐसे लिखेंगे। डिपार्टमेंट, पहले डिपार्टमेंट एक्स को हम लोग एक्स अपना खर्चा बाकी में ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिपार्टमेंट एक्स ओवरहेड एपोर्शन इन द रेशियो। ठीक है, जब हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं तो हमें खर्चे को परसेंटेज में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, चाहे यहाँ पर देख लो चाहे तुम लोग यहाँ पर देख लो, ठीक है। लेकिन जब हम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करेंगे तब हम लोग इसका रेशियो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो डिपार्टमेंट एक्स जो है वो ए को कितना परसेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, ये देखो ए को करता है 45%, बी को 15, सी को 30 और वाई को 10%, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं, परसेंटेज को 45/100, 15/100 और 30/100। यहाँ पर रेशियो चलेगा बट वो वाले मेथड पे रेशियो से नहीं करना है, आंसर अलग आ जाएगा, उस पे परसेंटेज पे ही करना होता है।
तो 100 100 100 हर जगह से कैंसिल आउट, ये 5 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 9 45, 5 3 15, 5 6 30 और 5 2 10, ठीक है। 9362 रेशियो निकल के आ गया 9362, तो यहाँ पर लिखेंगे 936 और यहाँ पर ब्लैंक दे देते ताकि लिखते टाइम हमें याद रहे कि x में नहीं आएगा, क्योंकि x खुद ही अपना खर्चा अपने आप को थोड़ी ना अपोर्शन करेगा। x का टारगेट क्या है कि मेरा सारा खर्चा जिनको सर्विस देने के लिए हुआ है उनमें अपोर्शन करके खुद को 0 कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 4,75,000 डिवाइडेड बाई, ये सब ऐड करते हैं तो 6 + 3 9 9 9 18 और 2 20 हो गया, डिवाइडेड बाई 20 23,750 इंटू 9, तो कितना हो रहा है 2,13,750। अच्छा, डिवाइड 9 कर लो कैलकुलेटर पे, फिर से वही डेटा मिल जाएगा, इंटू 3 कर लो नेक्स्ट डेटा 71,250। अब ये इंटू 3 करके आया, डिवाइड 3 कर लो, फिर से वही डेटा मिल जाएगा, इंटू 6 कर लो 1,42,500, ठीक है। एक्स में नहीं आएगा, एक्स खुद ही अपना खर्चा तो दूसरे को देना चाहता है, खुद के ऊपर क्यों लेगा। अब वाई का देखो 2, तो डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 कर लेते हैं 47,500, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो एक चीज ऐसे लिख सकते हो, इसको नेगेटिव में दिखा सकते हैं, टोटल 4,75,000 यहाँ से जो है 0 होने वाला है, 4,75,000 यहाँ से 0 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट एक बार x एक बार y, इस तरीके से ऑल्टरनेट करके चलेगा, जैसे यहाँ पर चल रहा था x y, यहाँ पर भी ऑल्टरनेट करके चलेगा। अब y डिपार्टमेंट अपना खर्चा एपोर्शन करेगा, तो डिपार्टमेंट y ओवरहेड एपोर्शन इन द रेशियो देखते हैं इसका क्या रेशियो बनेगा, 60 35 और 5, तो ये 5 से सिंप्लीफाई करते हैं 12 7 और 1, 12 7 1, बीच में c और y में गैप रहेगा, 12 7 और 1, ठीक है, ऐसे होगा। ये c का गैप रहेगा क्योंकि c को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है y, और y का खुद का जो है जगह वहां पर ब्लैंक रहेगा। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। अब देखो y का, जैसे x का खर्चा 4,75,000 था, हम लोगों ने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन y का खर्चा बढ़ गया है, ये ऐड हो गया क्योंकि x ने पहले अपोर्शन किया तो y के पास ये अमाउंट आ गया, तो टोटल करना पड़ेगा 5,35,000 प्लस 47,500, कितना आ गया 5,82,500, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितने का होगा 5,82,500 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। 5,82,500 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब यहाँ पर हम लोग नेगेटिव में दिखाएंगे 5,82,500, ये दोनों का टोटल। चाहो तो तुम लोग यहाँ पर टोटल कर सकते हो, बट इतना बार टोटल करोगे काफी टाइम टेकिंग होगा, तो ये दोनों का एडिशन हो गया, ये वाला हम लोग जो है यहाँ पर पे करेंगे, ये इसमें अपोर्शन करेंगे। अच्छा, तो ये अमाउंट है, और 7 + 1 8, 8 और 12 हो गया 20, डिवाइडेड बाई 20 कर लेते हैं, जितना आया उसमें इंटू करेंगे 12, तो ये अमाउंट ए के लिए जाएगा 3,49,500। अच्छा, फिर डिवाइडेड बाई 12 करो कैलकुलेटर में, जो अमाउंट था वही मिल जाएगा, इंटू 7 कर लो तो 2,03,875, फिर डिवाइडेड बाई 7 कर लो और इंटू 1 कर लो, ये x में चला जाएगा, तो 29,125, ठीक है। अब हमारा मेन मोटो क्या है, हमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई डिपार्टमेंट का जो अमाउंट है उसे 0 करना है, जो हम लोगों ने देखो हर एक मेथड में किया। जैसे इस मेथड में ये जो टोटल खर्चा हुआ, टोटल को जब हम लोगों ने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये देखो ये टोटल को जब हम लोगों ने एबीसी में ट्रांसफर कर दिया, तो बेसिकली ये 0 हो गया। मतलब अगर तुम लोग यहाँ पर एक्स और वाई लिख लेते और उस खर्चे को भी लिख लेते, ये देखो ये जो खर्चा है, ये देखो 504,271, ये देखो 504,271, 504,271, और ये वाला कुछ था इतना, ये देखो 5,585,413, 5,85,413, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, अगर चाहो तो लिख सकते हो। जब x का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो 504,271 नेगेटिव हो गया, और जब y का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो 5,85,413 डिस्ट्रीब्यूट होके ये क्या हो गया 0 0। तो करना तो वही है, सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा खाली कर देगा, 0 कर देगा, और किस में ट्रांसफर करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब हम लोग को सारे मेथड्स में ये कॉमन बात है, अब मेथड अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
x ने अपना खर्चा खाली किया था लेकिन y से अपोर्शन होके आ गया, अभी y का खाली है, क्यों? ये दोनों का टोटल 5,82,500 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो x में फिर से आ गया, तो खाली करना पड़ेगा, जब तक खाली नहीं होगा चलता जाएगा, ठीक है, इसे ही बोलते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इस मेथड का नाम इसीलिए ऐसा ही है। तो अभी हम लोग फिर से x का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, ऑल्टरनेट करके होगा, पहले x हो गया फिर y फिर x, क्योंकि x में ही खर्चा जमा होके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिपार्टमेंट x ओवरहेड एपोर्शन इन रेशियो। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि रेशियो हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार बना लिया है, वही लिखेंगे 936 और 2, 9362, 936 और एक गैप में 2, मतलब यहाँ पर मिसिंग रहेगा। अच्छा, अब ये लिख लेते हैं एक बार, ए बी सी एक्स और वाई, सी एक्स और वाई, ठीक है। अब कितना खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 29125, ये नेगेटिव में हमें लिखना पड़ेगा 29125, तो यहाँ पर लिखते हैं नेगेटिव में 29125। अब इसका अपोर्शन होगा ये बाकी जगह पे, तो 29125 ये कितना हो गया? 6 और 3 9 9 18 और 2 20 डिवाइडेड बाई 20, अब पॉइंट में आने लगेगा, ठीक है, इनटू 9 कितना हो गया? 13,106, 13,106। अच्छा, डिवाइडेड बाय 9 कर देते हैं, वही डेटा आ जाएगा, इंटू 3, 4368.7 है तो इसे 9 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6, तो ये हो गया 8738, 8738 ये बन गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कितना होगा? डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2, तो देखो 2912.5, 2912.5 मतलब 13 कर सकते हैं, 2912.5 है, मैंने 13 कर दिया। अच्छा, अब देखो फिर से क्या हुआ, x का खाली हो गया, ये था, अब y में कुछ एक अमाउंट आ गया, अब इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो फिर से लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, डिपार्टमेंट y overhead apportion in ratio, रेशियो कितना है? 12 7 ब्लैंक फिर 1 फिर ब्लैंक, 12 7 ऐसे है, तो ये भी हो गया 20, तो कितना खर्चा कितना है? खर्चा है 2913, ठीक है, तो 2913 का हम लोग को करना है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या इसके आगे और कोई नहीं है? नहीं है, देखो ये जीरो हो गया, ये दोनों जीरो हो गया, तो इधर भी जीरो हो गया, बचा क्या? 2913। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 2913 डिवाइडेड बाई 20, इसे लिखना पड़ेगा मुझे 2913 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 12, तो ये हो रहा है 1747.8, तो 1748, ठीक है, 1748। अच्छा, डिवाइडेड बाई 12 कर लो, इंटू 7 कर लो, देखो कितना आ रहा है? 1019.5, तो 1019.5 यानी 1020, ठीक है, 0.5 है, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन कर दिया, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1 मतलब 145.6, मतलब इसमें आएगा 146 आ रहा है, ठीक है, 146। अब देखो क्या हुआ, y खाली हो गया, x में कितना आ गया? 146। अब हम लोगों को x को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऐसा कब तक करेंगे? देखो, जब तक नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आ जाता है, मतलब पॉइंट में जब तक आंसर नहीं आ जाता, जैसे वहां पर 1% से कम देखना है, अगर 1% से कम आ रहा है तो और नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कब हम लोग एंड करेंगे? जब तक हमारा नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आता है। अब फिर लिखेंगे डिपार्टमेंट एक्स ओवरहेड एपोर्शन इन रेशियो 9:3:6:2, ठीक है, यहाँ पर 146 खाली होगा, 146 डिवाइडेड बाई 20, ये सबका टोटल 20 आ रहा है, इंटू 9, 131.2, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 146 होगा, 936, ये कितना होगा? 3 2 5 20 तो हो रहा है, 146 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 9, 65, हाँ 65.7, 66 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3,
21.9, 21.9 मतलब इसको हम लोग लिखे 22, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 तो 43.8 मतलब 44, और डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 तो ये हो गया 14.6 यानी कि 15। अच्छा, अब 15 को हमें खाली करना पड़ेगा। पॉइंट में जब तक नहीं आ जाता है तब तक हमें करते जाना है, मतलब ये जब तक राउंड फिगर में आएगा ना तब तक हमें डिस्ट्रीब्यूशन करते जाना है। डिपार्टमेंट वाई ओवरहेड एपोर्शन, वाई का एपोर्शन करेंगे इन रेशियो 12, 7, 1, 20 हो गया, ठीक है। ये टोटल करने पे 20 होता है, तो 15 डिवाइडेड बाय 20 क्योंकि 15 का अपोर्शनमेंट होगा, 15 नेगेटिव में दिखाएंगे, इनटू 12, देखते कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। हाँ, अब वैल्यू देखो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अच्छा, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7, ये कितना आ गया 5.25। अच्छा, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1 ये कितना आ गया 0.75। देखो यहाँ पर कितना आ गया 0.75, किस में आ गया हम लोगों का x में, ठीक है। c में तो इसका होगा नहीं, इसमें 0.75 आ गया। अब यहाँ पर समझने वाला बात है, अब अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पॉइंट में आ गया। अब जब भी पॉइंट में आएगा हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट में हमें दिखाने का जरूरत नहीं है, मतलब ये नेग्लिजिबल वैल्यू हो गया। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नहीं करें, नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 0.75 क्योंकि एक नेग्लिजिबल वैल्यू है। तो इसको सर्विस डिपार्टमेंट में देने के जगह हम लोग यहीं पर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मिला के 15 कर देंगे, ठीक है। 15 का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे जिसमें यहाँ पर पॉइंट आ गया, यहाँ पर पॉइंट आ गया। पॉइंट में हमें दिखाने का जरूरत नहीं है, पॉइंट को यहाँ नेग्लिजिबल वैल्यू माना जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेज में ये 15 को हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर नहीं देंगे। डिस्ट्रीब्यूट वैसे हो रहा है, अगर लिख के रख भी देते हो तो क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट में आंसर आएगा। रूल्स क्या है कि अगर पॉइंट में आ रहा है तो हमें क्या करना है, पॉइंट को अवॉइड कर देना है। तो ये वाला स्टेज में हम लोग 0.75 को और सर्विस डिपार्टमेंट नहीं दे रहे, उसके जगह हम लोग यहाँ पर ही उसको एड ऑन कर देते हैं, मतलब ये पॉइंट को राउंड अप कर देंगे। तो ये 0.75 प्लस 5.25 तो टोटल 6 हो गया। यहाँ पर हम लोग इसको 6 बना लेंगे, ठीक है, ये 6 हो जाएगा। इसको देने का जरूरत नहीं हुआ, तुम लोग भी लिख के काट दो, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। तो कब तक हमें डिस्ट्रीब्यूशन करते जाना है, जब तक हमारा नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आता है, और नेग्लिजिबल वैल्यू क्या होता है, पॉइंट में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो ये देखो x और y का 0 हो गया होगा और ABC का टोटल करने से पता चलेगा। तो ABC का टोटल करते हैं, यहाँ पर 2,70,000 प्लस 2,13,750 प्लस 3,49,500 प्लस 13,106 प्लस 1,748 प्लस 66 प्लस 9 तो 8,48,179 8,48,179, ठीक है। अच्छा, अगर टोटल कुछ इधर उधर हुआ है तो तुम लोग देख लो, ठीक है, एक बार। 4,369 प्लस 1,020 प्लस 22 प्लस 6, इधर का तो मैंने सारा कर लिया, अब इधर का देखते हैं। 3,70,000 प्लस 71,250 प्लस 203,875 6,50,542 6,50,542 और ये सी 87,8738 प्लस 44, बस इधर इतना ही है, प्लस 6 लाख और ये 1 लाख मतलब 7,42,500 7,42,500 तो 7,51,282 7,51,282, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो ये 0 हो गया है, चेक करो, ये देखो 4,70,000 पॉजिटिव 4,70,000 नेगेटिव 0 2 29,125 पॉजिटिव 29,125 नेगेटिव 146 पॉजिटिव 146 नेगेटिव, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। यही तो करना है, हर जगह पे यही हो रहा है। अगर तुम लोग इस पे भी इधर XY लिख लोगे तो भी देखना यहाँ पर भी वही खाली हुआ। तो 35,400 और 47,500 मिला के 528 82,500 ये 0 हो गया।
और इधर देखो 2913 पॉजिटिव, 2913 नेगेटिव, 15 पॉजिटिव, 15 नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। इसीलिए पॉइंट को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर जो 0.75 आ रहा था वो रख देते, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते, तो ये तुम लोग को खाली नहीं दिखता, कुछ ना कुछ पॉइंट पे अमाउंट आ जाता, क्योंकि फिर तो छोटा छोटा पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जब हमारा पॉइंट में आ जाए, बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू आ जाए, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड कर देना चाहिए, ठीक है। तो आंसर आया है कुछ इतना। अब हमें इसके साथ और एक चीज भी पूछा था, यहाँ पर ये देखो लगभग एक ही जैसा आंसर आएगा, 8,48,171, यहाँ पर भी देखो 8,48,171 की जगह वो अप्रोक्सीमेशन के वजह से 9 आया। 6,50,542, ये देखो 6,50,542 के जगह 36 आया, वो जस्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हो रहा है और कुछ नहीं। 7,51,281, 7,51,282 आ रहा है, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह पे अलग तरीके से राउंड अप कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा वेरी कर रहा है, आंसर सेम आएगा दोनों प्रोसेस में, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ये तो बन गया। अब हम लोग कर रहे थे 5th नंबर, हम लोग को बोला है कि मशीन आवर कुछ निकालने के लिए, ये देखो बोल रहा है मशीन आवर रेट्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC, तो मशीन आवर रेट निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट ABC, ठीक है, 3 डिपार्टमेंट का मशीन आवर रेट निकालने के लिए बोला है, ठीक है। अच्छा देखो कैसे करके निकालेंगे, पहले क्वेश्चन में चलते हैं। तीनों डिपार्टमेंट में कितने कितने मशीन आवर्स काम होता है, 1000, 2000, 4000, हमें सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बोला है, तो मशीन आवर्स जो है वो है 1000, 2000, 4000 गिवन है क्वेश्चन में। ये देखो गिवन है क्वेश्चन में, ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें XY का नहीं निकालने के लिए बोला है, इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, चलो मशीन आवर्स 1000, 2000, 4000। अच्छा अब ये है क्या, मशीन आवर रेट का मतलब क्या है, मशीन आवर रेट का मतलब है 1 आवर मशीन मूव करने से, मतलब मशीन मूविंग होता है, चलता है, तो कितना खर्चा होता है, तो मशीन टोटल इतने इतने घंटे चल रहा है। अब ये सारे डिपार्टमेंट में खर्चा कितना हुआ है टोटल, वो लिखते हैं, तो टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड देखो, क्योंकि बाकी XY डिपार्टमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो खर्चा 0 हो गया, तो तीनों डिपार्टमेंट का खर्चा ये आ रहा है टोटल ओवरहेड, ठीक है। तो 8,48,179, 6,50,542 और 7,51,282, ये खर्चा आ गया, ये रुपीज में है, ये क्या है आवर्स में है। हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है, मशीन आवर रेट, तो ऐसे लिखेंगे मशीन आवर रेट। तो ये कैसे निकलेगा, मशीन आवर रेट रुपीज में निकलेगा, कैसे निकालेंगे, टोटल खर्चा होता है 1000 आवर्स मशीन चलने से इतना, तो 1 घंटा चलने से कितना होगा, कम होगा, कम यानी डिवाइड, अगर 1000 आवर्स चलने पे ये खर्चा है 848179, तो 1 आवर चलने से कितना होगा, कम होगा, दिस वन डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे 848179 डिवाइडेड बाय 1000, जितना आएगा उतना ही आंसर होगा। तो देखते हैं कितना आ रहा है, 848,179 डिवाइडेड बाय 1000, तो 848.179 मतलब 848.18 लिख सकते हैं, मतलब रुपीज में आ रहा है आंसर, रुपीज पर आवर में आ रहा है कि 1 घंटा चलने पे 848 रुपीज का खर्चा होता है। अब इसमें भी सेम तरीके से 650542 बाई 2000, ठीक है, 650542 डिवाइडेड बाई 2000, 325.27। अब क्योंकि रुपीस का बात है तो इसीलिए मैंने पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिया है, 3 डिजिट नहीं लिया है, 325.27, ठीक है। और 751,282 डिवाइडेड बाय 4000, देखते हैं कितना आ रहा है, 751,282 डिवाइडेड बाय 4000, तो ये हो गया 187.820, तो 187.82, तो ये मशीन आवर रेट निकल के आ गया।
ओवरहेड का क्वेश्चन आसान होता है, प्रॉब्लम ये है कि इसका कैलकुलेशन में पॉइंट आता है, डिजिट्स काफी बड़ा बड़ा होता है, यही देख लो। बाकी मेथड्स जैसा हमें बोलेगा वैसा अगर हम लोग फॉलो करते हैं, सीख लेते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने धीरे धीरे ही करवाया है, तो मुझे नहीं लगता है कोई ज्यादा डाउट यहाँ पर अराइज होना चाहिए। बाकी देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस का बात है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, मेथड अलग अलग होता है तो मेथड तो सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 5 तक कंप्लीट कर लिया। अब अगर इलास्ट्रेशन 6 देखते हैं तो ये मशीन आवर रेट पे है क्वेश्चन, ये हम लोग करेंगे जब मशीन आवर का पॉइंट सीखेंगे। अभी यहाँ पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है इस पीडीएफ में, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, ठीक है, पहले दिन। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया था, ये वाला पहला क्वेश्चन मैंने यही वाला करवाया था। इसमें ये क्वेश्चन था क्या, ये क्वेश्चन था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इस क्वेश्चन में यही बोला था। तो क्योंकि मैंने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड सारा नहीं करवाया था, जिसमें ये क्वेश्चन को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करने के लिए बोला था, जो आज सीखा हम लोगों ने अभी अभी, तो इसीलिए मैंने बोला था ये वाला हम बाद में करवाएंगे। तो अभी हम लोग इसको कर सकते हैं, इससे क्या होगा, तुम लोग का रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का एक और बार प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है, पॉइंट बी इस क्वेश्चन का पढ़ने से समझ में आएगा। डिटरमाइन द सर्विस डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय द मेथड ऑफ कंटिन्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का और एक नाम है कंटिन्यूड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू 3 साइकिल्स, मतलब 3 ही बार डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उससे ज्यादा नहीं। नॉर्मली मैंने तुम लोग को क्या सिखाया, जब तक नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि 3 ही बार करो, उससे ज्यादा मत करो, तो अच्छा ही बात है, 3 ही बार करेंगे। सो ऑल द कैलकुलेशन टू द नियरेस्ट रुपीज, ठीक है। तो अगर पॉइंट आ रहा है तो नियरेस्ट रुपीज में उसे ट्रांसफर कर देना है। तो देखो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर बी करेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पर लिखेंगे सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम क्या क्या था, हम एक बार क्वेश्चंस जो है वो दिखा देते हैं। देखो हम लोगों ने लास्ट दिन जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यही वाला था क्या, शायद यही वाला था, हाँ ये वाला। तो ये देखो टोटल कितना खर्चा आया है हम लोग का, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 3, नहीं ये नहीं था, शायद कुछ और था, ये तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला मशीन शॉप और पैकिंग, ये वाला क्वेश्चन है। 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, मशीन शॉप और पैकिंग, 2 सर्विस डिपार्टमेंट था, क्या था कुछ जनरल डिपार्टमेंट और स्टोर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। और ये देखो हम लोगों ने टोटल ओवरहेड निकाल लिया था 30,583 920। ये देखो ये दिख रहा होगा, ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसे आज कैलकुलेट किया वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था, ये देखो, ठीक है। तो इसको पुट करके हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करके देना है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्शन और सर्विस। प्रोडक्शन में 2 डिपार्टमेंट है, ये देखो नाम दिया है वही लिखेंगे, ये देखो क्वेश्चन में दिया मशीन शॉप पैकिंग, मशीन शॉप और पैकिंग। अच्छा, और इधर सर्विस डिपार्टमेंट में जनरल प्लांट और स्टोर एंड मेंटेनेंस, जनरल प्लांट स्टोर एंड मेंटेनेंस। यहाँ पर टोटल ओवरहेड एज पर ए पॉइंट, क्योंकि ये क्वेश्चन का ए पॉइंट था, बी पॉइंट मैंने पेंडिंग रख दिया था क्योंकि मेथड हम लोगों ने सीखा हुआ नहीं था। तो 83,920, तो 83,920 मशीन शॉप का। पैकिंग का देखो 30,500, 30,500, ठीक है। ये जैसे अभी कैलकुलेट किया वैसे ही इस क्वेश्चन को पहले कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, 20,000 और 30,000 बन गया, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया। अब करना क्या है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड 3 साइकिल्स में हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कौन सा वाला ले, यहाँ पर देखो स्टोर मेंटेनेंस है और जनरल प्लांट है, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें भी मैंने एक रूल्स बताया था तुम लोगों को, जिसमें खर्चा ज्यादा होगा, जो ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले होना चाहिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जब मोर देन 2 डिपार्टमेंट होगा, ये देखो मशीन्स ऑफ 50%, पैकिंग 20%, जनरल प्लांट 30%, जनरल प्लांट ओवरहेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस, ठीक है छोड़ो। यहाँ पर हमें क्या बोला है, देखो ये दोनों में सबसे ज्यादा खर्चा किसका आया है, 30,000। अब कौन किसको कितना सर्विस प्रोवाइड करता है वो एक बार देखना जरूरी है, तो हम दिखाते हैं। ये देखो, ये रहा मशीन शॉप, ये तो हम लोग का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। यहाँ पर दिया एक्सपेंसेस चार्ज टू द स्टोर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर डिपार्टमेंट बाय द फॉलोइंग परसेंटेज। तो ये देखो चार्ज टू स्टोर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, स्टोर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में खर्चा कैसे चार्ज हुआ है, मशीन शॉप को 50% सर्विस प्रोवाइड किया है, पैकिंग को 20%, जनरल प्लांट यानी कि जो एक सर्विस डिपार्टमेंट है उसको 30%, जनरल प्लांट ओवरहेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में करना था, तो ये तो हम लोगों ने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई किया था। और यहाँ पर पॉइंट 2 में देखते हैं, सो ऑल द कैलकुलेशन नियरेस्ट द रूपी। यहाँ पर परसेंटेज में और कुछ दिया है हमें, एक मिनट हम स्टार्टिंग से एक बार देख लेते क्वेश्चन। नहीं ठीक है, यहाँ पर और कुछ नहीं बोला है। यहाँ जो पॉइंट बोला है ना, ये देखो स्टोर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये क्या है, ये एक सर्विस डिपार्टमेंट है। ये सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जो सर्विस प्रोवाइड करता है, देखो ये यहाँ पर हम ये पॉइंट क्यों बार बार बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर हम लोग को ये कंफ्यूजन होगा जब हम ये 30,000 से स्टार्ट करेंगे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करना, तब तुम लोग को लगेगा हर बार तो हम लोग एक से स्टार्ट कर रहे थे, मतलब इधर वाले से, अभी इधर वाले से क्यों कर रहे हैं। इसका रूल्स होता है, वो भी मैंने बताया था। जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, दोनों में से मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइडर कौन है, स्टोर एंड मेंटेनेंस। देखो मशीन शॉप को 50% दे रहा है, पैकिंग को 20%, जनरल प्लांट को 30%, ये हमें बता दिया है। और इसका बिल देखने से भी पता चलेगा, देखो ये मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइडर है, तो जो मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइडर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पहले लिखा हुआ है तो इसी का पहले होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोर एंड मेंटेनेंस। अब रेशियो में करना पड़ेगा, रेशियो क्या हो जाएगा, ये देखो 50, 20 और 30, मतलब 5:2:3, 5:3, इसका हमें रेशियो बता दिया था, ठीक है, मतलब परसेंटेज बताते हैं, हम लोगों ने रेशियो में ट्रांसफर कर लिया। अब 30,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30,000 डिवाइडेड बाई ये 3 + 2 5 5 10, तो 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 3,000, 3,000 इंटू 5 15,000, 3,000 इंटू 2 6,000, 3,000 इंटू 3 9,000। अब ये ओरली हो गया तो मैंने ओरली कर दिया। अच्छा नेक्स्ट हम लोग फिर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल प्लांट, ऑल्टरनेट करके होता है जनरल प्लांट डिपार्टमेंट। अब जनरल प्लांट का नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसा क्वेश्चन में बता दिया। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, 10, 3, 5, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 20, 10, 3 और 5। तो जनरल प्लांट जो है वो खुद ही खुद को तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये इसका एम्प्लॉय नंबर है, तो रेशियो हो जाएगा 20, 10 और 5। 20, 10 और 5 को 5 से सिंप्लीफाई करो, 4, 2 और 1, 4:2:1 ऐसे होगा, 4:1 होगा। ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं 4, 2 और 1, ठीक है। तो 4 + 2 6 + 1 7। अच्छा ये टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 29,000। 29,000 को हमें एलिमिनेट करना है, ये सब पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 29,000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4। अब पॉइंट में आ गया 16,571 लिख देते हैं, 16,571 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2। तो ये देखो 8285.7, तो 8285.7 है, तो 8286 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 कितना आएगा 4142.8, मतलब 4143, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4143। तो ये एक साइकिल हुआ, ठीक है।
ऐसा हमें और 2 बार करना है। ये एक साइकिल हुआ, मतलब एक जनरल प्लांट टू स्टोर, स्टोर टू जनरल प्लांट, ये एक साइकिल हुआ। फिर अगेन ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोर एंड मेंटेनेंस कितने में होगा? 5:3 में होगा। 5:2:3। अच्छा, कितना खर्चा है? 4143 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 4143 डिवाइडेड बाई 10, 4143 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, 207 1.5 यानी 2 लिख लेते हैं, 2072 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 8.6 मतलब 9 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 1242.9, 1243, 1243, ठीक है। अच्छा, अब ये साइकिल को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल प्लांट कितना हो जाएगा? 4 2 1, तो 4 + 2 7 हो रहा है टोटल। 4 + 2 6 + 1 7। यहाँ 1243 का डिस्ट्रीब्यूशन 1243 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 इंटू 1 कर दिया गलती से, चलो कोई बात नहीं, 1 कर दिया, वो हम लोग उधर लिखते हैं। 177 ये हो जाएगा, 178 हो जाएगा, ठीक है, 178 हो जाएगा। अच्छा, ये 1 कर दिया इंटू 2 करने से आता है 355.14, मतलब ये वाला 355 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, इसका डबल हो जाना चाहिए, तो देखो डबल ही होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा 710, ये बन गया। अच्छा, ये हम लोग का 2 साइकिल कंप्लीट हुआ। ये देखो, ये दोनों मिला के एक साइकिल, ये दोनों मिला के और एक बार करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोर एंड मेंटेनेंस 5:3, तो स्टोर मेंटेनेंस में कितना खर्चा दिख रहा है? 178, 178 को माइनस करने मतलब नेगेटिव करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5:3 मतलब 10, तो 178 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, 89 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 35.6 मतलब 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 यानी कि 53.4, मतलब 53 ले लिया मैंने, पॉइंट इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल प्लांट 4:1, अमाउंट कितना है? ये वाला 53 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4, 30.2 मतलब 30 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, 15.14 मतलब 15, ठीक है, 15 हो गया। 7 होगा ना? अच्छा, मैंने गलत कर दिया क्या? 53 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4, 30.2 आ रहा है। हाँ ठीक है, 30.2 आ रहा है, ये 15 आ रहा है। इसमें देखते हैं कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1, पॉइंट में आ रहा होगा 7.57 आ रहा है, ठीक है, इसका 7.57 आ रहा है। बट यहाँ पर एक चीज देखना है, क्योंकि हमें 3 साइकिल्स में इसे कंप्लीट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो एक साइकिल, 2 और ये 3। लेकिन अगर ये मेरा यहाँ पर पॉजिटिव दिखेगा तो फिर से डिस्ट्रीब्यूशन मांगेगा, क्योंकि मुझे तो ये 0 करके दिखाना है। तो हम ऐसा क्या करें कि मेरा ये डिस्ट्रीब्यूशन 3 साइकिल में कंप्लीट हो जाए, मतलब मुझे यहाँ पर 7.57 नहीं लाना है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो हम लोग को क्या करना है, इस 53 को स्टोर और मेंटेनेंस में और चार्ज नहीं करेंगे, तब जाके ये पॉसिबल होगा। तो क्या करेंगे उसके जगह, इसको हम लोग सिर्फ ये 53 को ये दोनों में जो है अरेंज कर देंगे। ये दोनों में कैसे करके अरेंज करेंगे, तो देखो इसका वैल्यूज हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि वहां पर लिखेंगे तो प्रॉब्लम ये है 3 साइकिल में कंप्लीट नहीं होगा। तो कैसे करके कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पर है हम लोग का 53, तो देखते हैं अगर हम लोग सिर्फ 4 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करते कितना होगा।
कुछ इतना आ रहा है 35.33, मतलब ये 1 नहीं लेते हैं, 4 और 2 दो डिपार्टमेंट में करेंगे तो दोनों का रेशियो लेते हैं, तो ये आ गया 35। और अगर 53 में 35 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका तो बचा हुआ पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर दे देंगे ताकि ये 53 का कंप्लीशन दिखा दे, ठीक है। तो ये देखो 3 साइकिल में ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान में रखना है, अगर 3 साइकिल में कंप्लीशन करना है तो हम लोग को यहाँ पर और कोई डेटा नहीं दिखाना है, तो क्या करें फिर, इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करो, इसमें मत करो। तो इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, जो बचा हुआ रेशियो है उस पे कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग टोटल करके देखते हैं, तो यहाँ पर 83,920 प्लस 15,000 प्लस 16,571 प्लस 2072 प्लस 710 प्लस 89 और 35, 1,18,397, 18,36,355, अच्छा 829,8286, 36,500, 46,024 रुपीज, ठीक है। अच्छा अब ये देखो नेगेटिव हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल होगा, ये देखो 29,000 नेगेटिव 29,000, 1243 पॉजिटिव 1243 नेगेटिव, 53 पॉजिटिव 53 नेगेटिव, तो ये बन गया 0, ठीक है। और इसका भी चेक करो, 30 माइनस 30, 4143 माइनस 4143, 178 माइनस 170, 0 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा और इसमें कुछ बोला था, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, नहीं और कुछ नहीं बोला था। डिटरमाइन द सर्विस डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय द मेथड ऑफ कंटिन्यूड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू 3 साइकिल्स, सो ऑल द कैलकुलेशन टू द नियरेस्ट रुपीज। अच्छा अब देखो जैसे मैंने बोला कि यहाँ से ही हम लोगों ने क्यों स्टार्ट किया वो हम थोड़ा सा और भी क्लियरली बता देते हैं। यहाँ पर देखो 30,000 यहाँ पर मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे होता है। एक मिनट, machine shop, packing, general plant overhead distribute on the basis of number of employees, तो ये सभी में कंसिडर हो रहा है। हाँ यहाँ पर वैल्यू ही देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड के हिसाब से नहीं देख सकते क्योंकि जनरल प्लांट भी ये तीनों में जा रहा है और ये भी ये तीनों में जा रहा है, तो इस बेसिस पे नहीं होता है। नहीं तो नंबर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट मतलब नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जो है उसके बेसिस पे भी होता है। जैसे मान लो जनरल प्लांट इसको इसको और इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन स्टोर जो है वो पैकिंग और इसको कर रहा है, ऐसे भी करके चेक करके देख सकते हैं। मतलब कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में सर्विस प्रोवाइड हो रहा है उसके बेसिस पे भी प्रायोरिटी चेक किया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन पहले स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू से देखेंगे, इसके हिसाब से हो रहा है क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में हमें इस तरीके से चेक करना पड़ेगा। अच्छा अब ये तो हो गया हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या बोला है, डिटरमाइन, हम लास्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स विच इज प्रोसेस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन द डिपार्टमेंट P1, P2, P3 for 4, 5, 3 hours respectively given that its direct material cost, direct labor cost। अच्छा सबसे पहले है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स कैलकुलेट करके देना है जो कि मैन्युफैक्चर होता है 3 डिपार्टमेंट के थ्रू से। ये देखो P1, P2, P3 ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के थ्रू से प्रोडक्ट एक्स मैन्युफैक्चर होता है। इसका हमें कॉस्ट निकाल के बताना है। मटेरियल का खर्चा दे दिया है, लेबर का खर्चा दे दिया है, तो प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। इसका मतलब हमें ओवरहेड का खर्चा कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो ओवरहेड का खर्चा कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा एक चीज नीचे भी दे दिया है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी दे दिया है, मटेरियल और लेबर का डायरेक्ट खर्चा। अब यहाँ पर क्या क्या खर्चा दिया है देखो, यहाँ पर दिया है डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस का कौन सा पॉइंट लेंगे? सिर्फ सर्विस वाला, ये नहीं लेंगे क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी प्राइम कॉस्ट में आता है। ये वर्किंग आवर्स दिया है, इसका यूज कर सकते हैं खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वैल्यू ऑफ मशीन्स दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ मशीन्स कभी खर्चा नहीं होता है। जब तुम लोग एसेट खरीदते हो तो क्या वो पीएल में दिखाते हो? नहीं, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। मशीन्स पे लगा हुआ डेप्रिसिएशन खर्चा होता है। एचपी ऑफ मशीन्स, हॉर्स पावर दे रखा है, लाइट पॉइंट्स दे रखा है, फ्लोर एरिया दे रखा है, मतलब बेसिस अवेलेबल है जिसके थ्रू से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया है? रेंट, रेट्स, जनरल, लाइट,
इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन और सन्ड्रीज, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ये जो खर्चा है इसको एलोकेट भी करना पड़ेगा। अब कौन से मेथड से करेंगे, पहले ये देखते हैं क्या सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करता है? बिल्कुल करता है। एस1 देखो P1 P2 P3 एज वेल एज S2 को करता है। S2 जो है P1 P2 P3 एज वेल एज S1 को करता है। मतलब हम लोग का रेसिप्रोकल जो मेथड है उसके अंदर जो 3 मेथड है, तीनों में से कोई भी एक मेथड हम लोग फॉलो कर सकते हैं जो हम लोग करना चाहे। जैसे देखो मैंने यहाँ पर जब तुम लोग को लिखवाया था तब मेथड्स के बारे में ऐसे लिखवाया था। देखो अगर रेसिप्रोकल है मतलब सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को कर रहा है, तीनों में से कोई भी एक मेथड, लेकिन बेस्ट होता है कि अगर हम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करें, क्योंकि बाकी ये दोनों इससे ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। मतलब ये इजीली हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, तो उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो हम एक बार प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन फटाफट करके दिखा देते हैं। देखो पहले तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग distribution of overheads, particulars, basis, total, P1, P2, P3, ये सब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, S1 S2, ठीक है। सारे आंसर्स रुपीज में आ रहे हैं हम लोग के। अच्छा सबसे पहले देखो कौन सा खर्चा है, इसमें ज्यादा नहीं है इसलिए हम करवा दे रहे, हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस को हम लोग लिख रहे हैं गिवन या बेसिस में, एक्चुअल भी लिखा जा सकता है, तुम लोग एक्चुअल लिख सकते हो या गिवन, क्योंकि हम लोग जो डेटा है उसके बेसिस पे करेंगे। 1500 और 195 मैंने पहले ही बताया डायरेक्ट एक्सपेंस जो है प्रोडक्शन में नहीं आएगा, तो 1500 और 195 इसका टोटल तुम लोग चाहो तो टोटल कॉलम में लिख सकते हैं 1695 होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद डायरेक्ट वेजेस के बाद ये सब बेसिस दिया हुआ है, रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स, ये कौन से बेसिस पे होगा? रेंट एंड रेट्स हमेशा एरिया बेसिस पे होगा, फ्लोर स्पेस बेसिस पे। तो फ्लोर स्पेस यहाँ पर लिखते हैं फ्लोर स्पेस, रेशियो भी निकालेंगे, ठीक है। रेशियो कितना हो जाएगा चेक करते हैं, 2 0 2 0 2 2 0 करके हटा देते हैं। अच्छा तो कितना बचा? 20, मतलब 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 4 20 और ये 1, 4 5 6 4 1, ठीक है। 4 5 6 4 1 रेशियो बनेगा। अच्छा अब डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखते हैं खर्चा कितना है रेंट का? 5000, 5000 ये हो गया 6 और 4 10 10 और ये 4 5 9 और 1 10 10 20 20 से डिवाइड करते हैं 5000, कितना निकल के आया? 250, 250 इंटू 4 मतलब 1000, 250 इंटू 5 1050, ठीक है। अच्छा नहीं 1250, 250 इंटू 5 चेक करते हैं, हाँ 1250 1250, 250 इंटू 6, अच्छा डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6, 250 इंटू 6 1500, 250 इंटू 4 1000, 250 इंटू 1 250, ये हम लोग का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो कौन सा खर्चा है, जनरल लाइटिंग 600, जनरल लाइटिंग 600 अब ये कौन से बेसिस पे जाएगा? लाइट पॉइंट्स पे, लाइटिंग लाइट पॉइंट्स पे जाता है। पढ़ने से ही समझ में आएगा कि रेलिवेंट कौन सा है। तो इसमें भी देखो अगर हम लोग 5 से सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 4 2 1, 2 3 4 2 1 लिख लेते हैं, 2 3 4 2 1, 2 3 4 2 और 1, तो 2 + 2 4 4 8 8 और 1 9 9 और 3 12 12 600 डिवाइडेड बाई 12 50 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 हो गया 100, 50 इंटू 3 हो गया 150, 50 इंटू 4 हो गया 200, 50 इंटू 2 हो जाएगा 100 और 50 इंटू 1 हो जाएगा 50, 600 400 600, एक सेकेंड हम चेक कर लेते, ठीक है। मेरे पास जो आंसर है उसके 100 150 200 150, हाँ चलो सही किया है मैंने।
जनरल लाइटिंग के बाद कौन सा खर्चा है? इनडायरेक्ट वेजेस। ये कौन से बेसिस पे जाता है? इनडायरेक्ट वेजेस। ये पहले नहीं आया है। डायरेक्ट वेजेस तो जैसे मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ ओवर सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा। इनडायरेक्ट वेजेस हमेशा डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे होगा। कोई भी इनडायरेक्ट खर्चा दिया हुआ है तो वो डायरेक्ट बेसिस पे जाता है, डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे जाएगा। इसका मैंने जब लिस्ट लिखवाया था तो मैंने लिखवाया होगा। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे जाएगा, तो लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, टोटल खर्चा कितना है इनडायरेक्ट वेजेस का? 1939 और इसका रेशियो क्या बन जाएगा डायरेक्ट वेजेस का? 220 हटा दो। अच्छा हर जगह से तो हटेगा नहीं, चलो ये हर जगह से नहीं हटेगा तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं ना, ये सभी को टोटल कर लेते हैं, मतलब रेशियो ये पूरा ही मान लेते हैं। तो 3000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 1500 प्लस 195, तो रेशियो बन रहा है टोटल 9695। तो 9695 हुआ 1939 डिवाइडेड बाय 9695 इनटू पहला डेटा 3000, तो 600 होगा। ठीक है, तो रेशियोज के हिसाब से पहला आंसर आ रहा है 600, यहाँ पर 600। ठीक है, रेशियोज क्या हो रहा है? 3000 is to 2000 is to 3000, 3000 is to 2000 is to 3000 is to 1500 195। क्योंकि इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं 5 से, टाइम लगेगा, इससे बेटर है कि मैंने पूरा ही लिख लिया। इससे हम लोग का आंसर ठीक ही आया है। आंसर हम लोग का 0.2 आया है। ठीक है, 0.2 ये 600 हो गया। अब 600 कैसे आया? 3000 मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 0.2 इंटू 2000, 0.2 इंटू 2000, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, 0.2 इंटू 2000 400। अच्छा 0.2 इंटू 3000, तो फिर से वही 600, तो 600 400 600। अच्छा ये गलत आ गया है, नहीं ठीक है, मुझे लगा गलत हो गया। 400, अच्छा 1500 मतलब 3000 यानी 600, तो 1500 मतलब इसका आधा, मतलब 300। तुम लोग चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो। और लास्ट वाला है 195, तो 0.2 आया था इंटू 195, तो ये हो गया 39। ठीक है, अब जितना थोड़ा बहुत याद रख पाओगे उतना जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे 0.2 आया था, अगर पूरा ही लिख लिख के करोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। पावर 1500, पावर 1500 और ये पावर कंजम्पशन के ऊपर होगा। तो पावर कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? एचपी आवर्स इनटू ये देखो यहाँ पर दे दिया है एचपी ऑफ मशीन्स। अच्छा हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स हमें दे ही दिया है कि कितना कंज्यूम हुआ है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 60/30, तो ये 0000 हटा दो, 6351 6351 6351 पावर कंज्यूम। अच्छा अब तुम लोग सोच रहे हो उसमें हम लोगों ने निकाला था, इसमें नहीं निकालने का जरूरत है। देखो पावर कंज्यूम कैसे निकालते हैं? पावर कंज्यूम निकालना पड़ता है हॉर्स पावर आवर इनटू मशीन आवर। अब इस क्वेश्चन में देखो हॉर्स पावर अब मशीन दे ही दिया है, तो फिर हम लोग डायरेक्टली हमें वो डेटा दे ही दिया ये पावर कंज्यूम का, तो इससे निकाल लेंगे। 1500 है, इसका कैलकुलेशन करना है। अच्छा ये देखो 3 प्लस 1 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 6 15 हो गया, तो 100, ये हो गया 600 300 500 100। ठीक है, 600 300 500 100। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कौन सा डेटा है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन और सेंट्रीज, डेप्रिसिएशन है 10,000। अच्छा डेप्रिसिएशन किस पे जाएगा? वैल्यू ऑफ मशीन पे, वैल्यू ऑफ मशीन। ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियोस क्या होगा? 4 4 0 3 3 0 हटाते, 3 3 यहाँ से 3 0 यहाँ से 3 0 यहाँ से 3 0, मतलब 60 80 100 5 5 60 80 100 5 और 5। देखते हैं कितना होगा। 60 80 प्लस 10 250 हो रहा है। ठीक है, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 250,
40 40 इंटू 60 तो ये हो गया 2400, 40 इंटू 80 तो ये हो गया 3200, 40 इंटू 100 4000, 40 इंटू 5 मतलब, अच्छा यही वाला मैंने नहीं लिखा, ठीक है लिख लेते, 40 इंटू 5 ये हो जाएगा हम लोग का 200 और यहाँ भी 200। हम एक बार आंसर से चेक करते हैं, 2400, 3200, 4200, 200, ठीक है। और ये मैंने शायद एक मिस कर दिया है, यहाँ पर हम लोग का आया था पहला वाला 600 आया था, ठीक है, फिर उसके बाद ये गलत हो गया है शायद, ठीक है, ये देख लेते, 1500 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4 4 6 10 और डिवाइडेड बाई 15 ये हो गया 100, 100 इंटू 6 100 इंटू 3, तो मैंने कुछ शायद एक लिखने में मिस कर दिया होगा, पावर कंजम्पशन 6351, अच्छा नहीं ठीक है, ओ ये ब्लैंक है, चलो ठीक है, ठीक बना है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर डिप्रिशिएशन के बाद सन्ड्रीज, अच्छा सन्ड्रीज का हम लोग का कैसे होगा, जैसे मैंने बोला इसका नोट देना पड़ता है, तो तुम लोग पावर कंजम्पशन के ऊपर लिख सकते हो, या फिर ये देखो सन्ड्रीज का कैसे होता है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल या मशीन आवर्स। अब देखो क्वेश्चन में मशीन आवर्स नहीं है, ये तो है कि पावर कंजम्पशन एचपी ऑफ मशीन्स, तो हम लोग कौन सा लेंगे, डायरेक्ट वेजेस लेंगे। अब डायरेक्ट वेजेस का जो है वो कुछ इतना हो जाएगा ये देखो, ये डायरेक्ट वेजेस में, डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस का कितना है 3000, यहाँ से देख देख के लिख रहा है 2000, 3000, 1500 और 195। अच्छा टोटल कितना है 9695, 9695। अब देखना पड़ेगा कितना होगा, 3000, 2000, 33678, 9500 प्लस 195, तो ये हो गया 9695, तो 9695 डिवाइडेड बाय 9695 मतलब 1, यानी 3000 2000 3000 2000 3000 और 1500 और 195। अब देखो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे होगा तो उसी रेशियो में हो जाएगा, तो इसीलिए टोटल उतना ही आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, टोटल कर देना है, तो हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल देखते हैं कितना हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल जो है वो तो कुछ इतना हो जाएगा, यहाँ पर चेक करते हैं टोटल, यहाँ से देखना पड़ेगा, 1695 प्लस 5600 प्लस 1939 प्लस 10,000 और ये 11,500 प्लस 9695, तो ये हो गया 30,429। अच्छा इधर देखते हैं 1600 600 1200 मतलब ये हो जाएगा 2200 2300 और 2400 2300 2400 प्लस 3000 मतलब ये हो गया 7700। अच्छा यहाँ पर देखते हैं ये वाला 1250 प्लस 150 प्लस 700 3200 और 2000 मतलब 5200 7300। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कितना हो रहा है, 3000 4000 7000 7000 ये हो गया 1100 मतलब 8100 8100 और 200 8300 300 और ये हो गया 9800, ठीक है, ये हम लोग का आ रहा है 9800। अच्छा इसके बाद ये वाला 1500 और 1000 कितना हो जाएगा, 2500 2600 2900 3000 3000 4700 और ये एंड 195 250 50 300 300 495 प्लस 39 495 प्लस 39 534 और ये हो गया 395 929 आ गया, ठीक है। तो आंसर तो मेरा मैच हुआ है,
तो इसका मतलब ठीक ही है। फिर भी तुम लोग एक बार देख लेना कि कैलकुलेशन कहीं पर कुछ मिसमैच तो नहीं किया है मैंने। तो मैंने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग को करके दिखा दिया, यहाँ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें करना पड़ेगा। तो तुम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके रखना है तुम लोग को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। ये चीज हम तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, क्योंकि कोई भी मेथड नहीं बोला, ये चूज करेंगे कितने सारे साइकिल्स फॉलो करेंगे जब तक हम लोग का पॉइंट में नहीं आ जाता है। जैसे यहाँ पर पॉइंट नहीं आया था, फिर भी 3 साइकिल मेंटेन करने की वजह से हम लोगों ने इसको यहाँ पर ही रोक दिया था। लेकिन अगर हमें कुछ नहीं बोलेगा तो जब तक पॉइंट नहीं आएगा तब तक करते जाएंगे। तो तुम लोग करके देख सकते हो। और यहाँ पर हम एक बार आंसर लिख देते हैं, अगर करोगे तो टैली करके भी देखना कि सही हुआ है कि नहीं। तो टोटल आंसर आएगा तुम लोग का P1 का 9233.8, P2 का आना चाहिए 9034.9 और P3 का आना चाहिए 12160.3। अब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है अप्रोक्सीमेशन के वजह से, लेकिन लगभग इतना आना चाहिए। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे।